हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडिबल एजुकेशन पर। तो आज हम लेके आए हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के सवाल जो कि 9 और 10 के केमिस्ट्री से के बुक से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ सवालों के ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, और जो सवाल थोड़े डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी उसको हम देखेंगे, लंबा करके देखेंगे थोड़ा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का उसको जान लेंगे, उसको क्या किस चीज़ को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल हम लोग का क्या था कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति पहले हम समझेंगे प्लाज्मा होता क्या। तो प्लाज्मा होता है, देखिए, सूर्य और तारे जो होते हैं उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, वो भी प्लाज्मा अवस्था में, और सूर्य और तारे प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। आप देखते होंगे पृथ्वी पर उसकी रोशनी पहुंचती होगी, उस प्लाज्मा अवस्था के कारण ही वो चमकीले दिखाई देते हैं। और प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था पदार्थ की चौथी अवस्था का। तो उन्होंने बताया कि प्लाज्मा अवस्था मीन्स आप मान सकते हैं कि एक चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है। द्रव पदार्थ चिपचिपा देखते होंगे तो उसे ही प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला का, इसमें होता है उच्च ताप के कारण। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा उच्च ताप के कारण सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण उच्च ताप है। और आप तो जानते ही होंगे सूर्य और तारे कितने अधिक तापमान है, इसी कारण वो भी प्लाज्मा अवस्था में भी ही रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हम देख लेते हैं। वह प्रक्रिया कहलाती है प्रसरण। वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब जानेंगे हम लोग प्रसरण होता क्या है। तो गैसों में परस्पर मिश्रित होने की प्रक्रिया होती है। गैस जो होते हैं वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, उसमें मिश्रित होने की प्रक्रिया होती है, तो वो मिल जाते हैं आपस में, उसके बाद एक दूसरे से जगह परिवर्तन करते रहते हैं, और इसी के कारण इसमें बहने का गुण भी होता है। इसीलिए प्रसरण के कारण वायु में चारों ओर इत्र का गंध फैल जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बोल सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि TCS सभी 9 और 10 के बुक से ही सवाल पूछ रहा है। तो हम इसके लिए इसीलिए आप इस क्वेश्चन को मिक्स नहीं कीजिएगा, और अगर हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गर्म करने पर गैस का आयतन। तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। गैस का आयतन क्या होता है, गर्म करने पर बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे कि बढ़ क्यों जाता है, क्यों बढ़ता है। तो जानते हैं कि गैस को गर्म करने पर उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की ऊर्जा, जो यहाँ मान लीजिए 2 कण है, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये गति ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे कण पूरा स्पीड में गति करने लगते हैं। और जब गति करने लगते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो इससे जिसके कारण इसका आयतन बढ़ जाता है। तो इसीलिए गर्म करने पर गैसों का आयतन बढ़ जाता है। तो हो गया, देखते हैं क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सीधा हम लोग जान लेंगे ऑप्शन, इसमें नमक और जल में जल के विलयन मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ, तो नमक और जल का विलयन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो आगे है, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़ी मेढ़ी मार्गों में गमन करना क्या कहलाता है। तो आप कोलाइडी विलयन में जब देखिएगा, तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें कण एक गति करते हैं टेढ़ी मेढ़ी मार्गों में। तो टेढ़ी मेढ़ी मार्गों में जो वो गति करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये 9-10 के केमिस्ट्री में है, उसी का ऑब्जेक्टिव है, ये ब्राउनी गति कहते हैं। और ये डायरेक्ट पूछे जा रहा है, आप देख सकते हैं पिछले साल, और खास करके ये तीसरा और चौथे फेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 है, या किस नियम के अनुकूल है। तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी नमूने हो सकते हैं, ग्रेफाइट हो गया या हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जितने भी होते हैं, पेंसिल में आप देख सकते हैं ग्रेफाइट लगा रहता है नीचे जिससे हम लोग लिखते हैं, तो उसमें 3:8 के अनुपात में ही रहता है ऑक्सीजन और कार्बन का अनुपात। तो किस नियम के आधार पर है, तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर, ये सारे क्वेश्चन को हम डीप में नहीं, इसको डायरेक्ट अभी याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम हो गया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। तो देखिए, हालांकि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बाद में ये प्रूफ हो गया, लेकिन फिर भी डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। तो डाल्टन जी ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में प्रूफ कर दिया, वैज्ञानिक आए नए और खोज करने लगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, और इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इससे प्रूफ ये हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, क्योंकि वो 3 भागों में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में होता है? तो एक परमाणु अणु के रूप में देखिए वही होता है जिसका अष्टक पूरा रहता है, मतलब जो अक्रिय गैस हो गया वो सब होते हैं एक परमाणु अणु। तो इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन भी नहीं होता, हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता, इसमें क्लोरीन भी, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्लोरीन नहीं हो सकता, सल्फर। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑर्गन है एक अक्रिय गैस है, तो ऑर्गन ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑर्गन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें एवोगाड्रो स्थिरांक का मान। तो ये तो याद करने का चीज़ है, आप इसे याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे इस टाइप के सवाल सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। तो मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, ये भी याद करने का सवाल है, इसे याद कर लीजिएगा। ये होता है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, आप याद कर लीजिएगा 22.4 लीटर। इस तरह के सारे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, लेकिन इसका आंसर 22.4 एल होगा, यानी लीटर है, एल का मतलब यहाँ पर। और आगे देखते हैं हम लोग, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो उसमें उपस्थित क्या रहते हैं? देख सकते हैं आप, इसमें उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी के कारण वो गमन करते हैं, तब हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ये कैथोड किरणें तभी हम लोग को ऊर्जा देती है जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है, तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि देख लीजिए आप, इसमें हीलियम में भी इसका परमाणु संख्या 2 है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इसमें भी रहेगा न्यूट्रॉन। टाइट्रियम यानी कि ये क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम भी, टाइटेरियम भी, तो इसमें भी न्यूट्रॉन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन इसका परमाणु संख्या भी एक होता है, परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है, तो इसी में यही है वो जिसमें कि नहीं रहता। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, और ये टाइटेनियम और ड्यूटेरियम ये दोनों हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अल्फा कण किसके समान होती है? तो अल्फा कण समान होती है, अल्फा कण हम लोग देखेंगे अल्फा कण किसके समान है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट आंसर आपको याद रख लीजिएगा, इस तरह डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन, अगर कोई दिए होंगे एग्जाम तो उनसे पूछ लीजिएगा। तो हीलियम नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण, हीलियम नाभिक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना क्या कहलाता है? देखिए जब वायु चलती है तो मिट्टी, मतलब खुर्द कहीं कहीं देखते होंगे आप खेत में, मिट्टी ऊपर से बाहर, अंदर से बाहर निकल जाती है, यानी कि ऊपर वाला परत हट जाता है। तो ऊपर वाला जो परत होता है उसी को हटाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं, उसका अपर्दन होता है, इस प्रक्रिया को अपर्दन करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, किस आयन के द्वारा जल खारा होता है? हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछेगा, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं उसमें, अब जरूर पूछेगा, इसमें आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें 2 चीज़ होते हैं, या फिर दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, क्योंकि किस आयन के द्वारा जल खारा होता है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के द्वारा, या ऑप्शन में आपको एक ही दिया रहेगा तो वही मार दीजिए, आप मैग्नीशियम ही मार दीजिएगा, या कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम ही। तो ठीक, आगे देखते हैं इसका, बिलियन का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो बिलियन का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? कि बिलियन समान हो तो उसका प्रमुख अंग यही होता है कि बिलियन समान हो, अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी होना चाहिए, और स्वच्छ, ये तो कोई विषमांग नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग, चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निर्भर करती है, देखेंगे हम लोग, उसके तापक्रम पर। चीनी का विलयन में उसके तापक्रम पर निर्भर करती है, तापक्रम। उसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह तिंदल प्रभाव प्रदर्शित करता है, और दूसरा है, यह पारदर्शक और अस्थायी होता है, इसके कण देखे जा सकते हैं, इसके कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है, तो इसके पृथक नहीं किया जा सकता है इसको, ये तो पहला गलत हो गया। या पारदर्शक, इसके कण देखे जा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, जब भूल जाएगा तो। या तिंदल प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करता, जब इसमें टॉर्च बार के देखिएगा तो ये लाइट सीधी नहीं लौटेगी वापस। ये पारदर्शक और अस्थायी होता है। तो पारदर्शक तो होता है नमक और जल, आप जब एक घोल में घोल दीजिएगा उसके बाद इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पदार्थ के अणु में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि देखिए इसमें आप ऑप्शन देख के जान जाइएगा, चुंबकीय बल तो नहीं होगा, चुंबकीय बल इसमें होगा ही नहीं, विद्युत बल तो विद्युत से संबंधित होगा, पृथक्कारी बल भी नहीं होगा, तो इसमें अंतरान्विक बल हो जाएगा, अणुओं के बीच में परस्पर बल अंतरान्विक बल कहते हैं। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? तो किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है, अभी हमने बताया था,
एक क्वेश्चन में बताया था कि गैसों का आयतन बढ़ जाता है तो अधिकृत जितना स्थान कर लेता है वो, इसीलिए तो उसका आयतन होता है किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान आयतन, तो हमने गैस में बताया था। और ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के हम लोग सीरीज लाते रहेंगे। तो आप वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ख़ास करके जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से।